वीडियो में स्पेशली हम लोग चोल वंश को देखेंगे डियर। और ये एंशियंट हिस्ट्री के अंतर्गत हम देखने वाले हैं। सबसे पहले इसमें पहले प्रश्न में बताया जा रहा है कि निम्नलिखित किस जो है वो चोल शासक ने सबसे पहले भूमि की जो है वो पैमाइश करवाई थी। तो ये जो है वो बी हो जाएंगे, राजराज प्रथम हो जाएंगे। तो स्पेशली जो है वो बी जो है वो ऑप्शन राइट हो जाएगा। और यहाँ पे देख सकते हैं राजराज प्रथम जो है वो पहला चोल शासक था जिसने संपूर्ण साम्राज्य की भूमि की पैमाइश करवाई। उसने जो वो विभिन्न प्रकार की भूमियों के वर्गीकरण के आधार पर नए करों का निर्धारण किया और शिवभक्ति राजराज ने तंजौर में बृहदेश्वर मंदिर या राजराजेश्वर मंदिर का निर्माण करवाया था। दोनों एक ही जो है वो मंदिर का नाम है। अगला आप देख सकते हैं कि 9वीं ईस्वी में, स्पेशली 9वीं शताब्दी में ईस्वी में जो है वो निम्नलिखित में से किसके द्वारा चोल साम्राज्य की नींव डाली गई थी। तो विजयालय के द्वारा डाली गई थी। तो यहाँ पे ए जो है वो ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं चोल वंश का सर्वप्रथम जो है वो उल्लेख संगम जो है वो साहित्य में मिलता है। 9वीं शताब्दी ईस्वी लगभग जो है 850 ईस्वी में विजयालय ने चोल वंश की स्थापना की थी। वह पल्लवों का सामंत था और पांड्य राजाओं की दुर्बल स्थिति का लाभ उठाकर के उसने तंजौर पर अधिकार कर लिया तथा स्वतंत्र चोल वंश का राजा बन गया। उसने जो है वो तंजे कोंडे तथा नरकेश्वरी की उपाधि धारण की तथा तंजौर में दुर्गा मंदिर यानी जो निशुंभ सूदनी देवी की स्थापना की थी तंजौर में, तथा जो है उसने तंजौर को राजधानी बनाकर शासन किया था। यहाँ देख सकते हैं कि चोल वंश का संस्थापक कौन था। तो विजयालय हो जाएंगे। तो ए जो है वो राइट हो जाएगा। अगला देख सकते हैं कि चोलों की जो राजधानी थी तो तंजौर थी। तो डी जो है वो राइट हो जाएगा ऑप्शन के रूप में। अगला देख सकते हैं स्पेशली यहाँ पे बताया जा रहा है कि दक्षिण भारत में जो वो दक्षिण भारत का प्रसिद्ध तक्कोलम का युद्ध आपका हुआ था चोल और राष्ट्रकूटों के मध्य हुए थे। तो बी जो वो राइट हो जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं कि 949 ईस्वी में राष्ट्रकूट नरेश कृष्ण तृतीय ने चोल शासक परंतक प्रथम को तुक्कोलम के युद्ध में पूरी तरह से पराजित किया था और राष्ट्रकूटों को यह विजय अपने सेनापति मनलेर और गंगराज भुगुत की सहायता से मिली थी। भुगुत नाम है। और चोल युवराज राजादित्य इस युद्ध में मारा गया। चोल राज्य को जीता हुआ कृष्ण तृतीय रामेश्वरम जा पहुंचा जहां उसने एक विजय स्तंभ स्थापित किया था। अगले प्रश्न में आपको विचार करना है कथनों पे। तो यहाँ है कि चोलों ने पांड्य तथा चेर शासकों को पराजित कर महाद्वीपीय भारत पर प्रारंभिक मध्यकालीन समय में अपना प्रभुत्व स्थापित किया। तो फर्स्ट बिल्कुल राइट है डियर। सेकेंड ऑप्शन है कि चोलों ने दक्षिण पूर्वी एशिया के शैलेंद्र साम्राज्य के विरुद्ध सैन्य अभियान करके कुछ क्षेत्रों को विजित किया था। तो स्पेशली दोनों आपका कथन बिल्कुल राइट हो जाएगा। सी राइट हो जाएगा। चोल वंश के वास्तविक संस्थापक परांतक प्रथम ने सर्वप्रथम मदुरा के पांड्य राजा को हराकर के मदुरा कोंड की उपाधि धारण की। इसने बेलूर के युद्ध में पांड्य और श्रीलंका की संयुक्त सेना को हराया। राजराज प्रथम ने पांड्य एवं केरल को हराने के बाद श्रीलंका को भी हराया और उस समय श्रीलंका का शासक महेंद्र पंचम था। श्रीलंका के उत्तरी भाग को साम्राज्य में मिलाकर के उसे मामुंडी चोल मंडलम नाम दिया। राजेंद्र प्रथम ने कराडम जेवो कडारम तथा श्री विजय की शैलेंद्र वंश से संबंधित थे। श्री विजय की और साम्राज्य के शासक संग्राम विजयतुंग वर्मन को पराजित किया। कडारम जेवो विजय का उद्देश्य व्यापारिक और उपनिवेशिक विस्तार दोनों था। अगला है कि इनमें से किस जो वो चोल राजा ने नेगापट्टनम में बौद्ध विहार के निर्माण के लिए श्री विजय के शैलेंद्र राजा को प्रोत्साहित किया था। तो राजा राज प्रथम हो जाएंगे। तो बी जो वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। देख सकते हैं राजराज प्रथम जिनका टाइम पीरियड 985 से लेकर के 1014 है, चोल वंश का एक प्रसिद्ध शासक था। इसने श्री विजय के शैलेंद्र शासक श्रीमार विजयतुंग वर्मन को तमिलनाडु के नागपट्टनम यानी नेगापट्टनम में एक बौद्ध विहार यानी चुंडामणि बौद्ध विहार निर्माण करने की अनुमति प्रदान की और इसके लिए उसे प्रोत्साहित भी किया। अगला देख सकते हैं स्पेशली वह जो है वो दक्षिण भारत राज्य जो अपनी नौसैनिक शक्ति के हेतु प्रसिद्ध था। तो नावल पावर के लिए स्पेशली
चोला डायनेस्टी हो जाएंगे तो दैट इज़ बी राइट हो जाएगा। यहाँ देख सकते हैं चोलों के पास एक जो है वो विशाल सेना थी जिसके 3 अंग थे, गज सेना, अश्वारोही सेना और पैदल सेना। पैदल सेना सामान्यतः भालों से लैस होती थी और चोलों के पास एक शक्तिशाली नौसेना भी थी जिसका आधिपत्य जो मालाबार कोरोमंडल तट पर था। कुछ समय तक जो है वो यह नौसेना बंगाल की खाड़ी पर छाई हुई थी। राजराज प्रथम ने जल सेना यानी नौसेना को गठित किया था, सर्वप्रथम गठित किया था और उसने जो है त्रिवेंद्रम में चेरेन नौसेना को पराजित कर दिया और क्यूलोन पर जो है वो स्पेशली आक्रमण किया। उसने श्रीलंका पर भी आक्रमण किया और उत्तरी भाग को अपने साम्राज्य में मिला लिया तथा उसका नाम जो है मामुंडी चोल मंडलम रखा तथा आपका पोलोन रुआ को राजधानी बनाया। बाद में राजेंद्र प्रथम ने श्रीलंका का पूर्ण विजय प्राप्त किया था। ये कई बार पूछे भी गए हैं। अगला देख सकते हैं। अगले प्रश्न में है कि किस चोल राजा ने जल सेना प्रारंभ की थी, तो राजराज प्रथम हो जाएंगे। तो यहाँ पर डी जी है वो बिल्कुल कथन राइट हो जाएगा। देख सकते हैं चोल शासक का नाम बताइए जिसने श्रीलंका के उत्तरी भाग पर विजय प्राप्त की। राजराज प्रथम हो जाएंगे तो ए जे वो राइट हो जाएगा। अगला देख सकते हैं निम्नलिखित में से किस चोल शासक को चोलगंगम नामक वृहद कृत्रिम झील बनवाने का श्रेय दिया जाता है, तो राजेंद्र हो जाएंगे, तो स्पेशली बी जो है वो राइट हो जाएगा। राजराज प्रथम की मृत्यु के बाद उसका युगतम पुत्र राजेंद्र जो वो प्रथम सम्राट बना और उसने अपने पिता की साम्राज्यवादी नीति को आगे बढ़ाया। उसने पवित्र गंगा जल लाने के उद्देश्य से उत्तर पूर्वी भारत यानी गंगा घाटी पर आक्रमण किया तथा जो है पाल शासक महिपाल को पराजित किया। इस विजय के उपलक्ष्य में उसने गंगैकोंड की उपाधि धारण की तथा गंगैकोंड चोलपुरम नामक जो है वो नई राजधानी की स्थापना की। नवीन राजधानी के निकट ही उसने सिंचाई के लिए चोल जोगंगम नामक विशाल तालाब का भी निर्माण कराया। तिरुवालन गाड़ू जो है वो ताम्रपत्र लेख से राजेंद्र प्रथम के उत्तर पूर्वी अभियानों की जानकारी प्राप्त होती है। चोल शासक राजेंद्र प्रथम ने बंगाल की खाड़ी में स्थित द्वीपों अंडमान निकोबार द्वीप समूह, पेगु, आपका वर्मा और अराकान आदि पर जो वो विजय प्राप्त कर उसे चोल झील का स्वरूप प्रदान किया। उसने सिलोन यानी श्रीलंका को भी पूर्ण रूप से विजित किया। अगला देख सकते हैं कि गंगैकोंड चोलपुरम की स्थापना किसने की थी, तो राजेंद्र प्रथम हो जाएंगे, सी जे वो राइट हो जाएगा। अगला देख सकते हैं निम्नलिखित में से जो है वो चोल शासकों में जिसने बंगाल की खाड़ी को चोल झील का स्वरूप प्रदान कर दिया वह कौन था, तो राजेंद्र प्रथम हो जाएंगे, तो बी जो है वो राइट हो जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं चोल राजाओं में जो है किस एक ने शिलोन पे विजय प्राप्त किया था, तो राजेंद्र हो जाएंगे, तो सी जो है वो राइट हो जाएगा। अगला देख सकते हैं यहाँ पे कि वह चोल राजा कौन था जिसने श्रीलंका को पूर्ण स्वतंत्रता दी और सिंहल राजकुमार के साथ अपनी पुत्री का विवाह कर दिया था, तो कुलोत्तुंग प्रथम हो जाएंगे, ये जो है वो राइट हो जाएगा। देख सकते हैं पूर्वी चालुक्य वंशीय राजेंद्र द्वितीय कुलोत्तुंग प्रथम के नाम से चोल साम्राज्य का सम्राट बना। वह चोल शासक राजेंद्र प्रथम का प्रपौत्र था। कुलोत्तुंग प्रथम के साथ ही चोल चालुक्य वंश की शुरुआत हुई। उसका शासनकाल शांति का काल था और कुलोत्तुंग प्रथम के शासनकाल में पश्चिमी चालुक्यों की ओर से चोलों का विरोध विक्रमादित्य सिक्स ने किया था, किंतु उसे युद्ध में पराजित होना पड़ा। कुलोत्तुंग के समय में श्रीलंका के राजा विजयबाहु ने अपनी स्वतंत्रता घोषित की, किंतु उसने श्रीलंका में चोल प्रभाव की समाप्ति के प्रति किसी कटुता का प्रदर्शन नहीं किया तथा अपनी पुत्री का विवाह श्रीलंका के राजकुमार वीरपेरुमाल के साथ किया। तब वीरपेरुमाल हो जाएंगे। इसकी जो वो जानकारी बौद्ध ग्रंथ महावंश टीका से प्राप्त होती है। थोड़ा सा साउथ इंडिया में नाम प्रोनाउंसिएशन हो सकता है, उच्चारण में गलती हो, प्लीज़ आप उसको माइंड मत कीजिएगा, आप लोग जो है वो ध्यान से देख लीजिएगा। चोल साम्राज्य को अंततः किसने समाप्त किया था, तो मलिक काफूर ने किया था आपका दक्षिण अभियान के समय, डी राइट हो जाएगा।
चोल साम्राज्य को अंततः अलाउद्दीन के सेनापति मलिक काफूर ने समाप्त किया था, जिसको दक्षिण विजय अभियान के लिए भेजा गया था। इसका उल्लेख अमीर खुसरो की प्रसिद्ध रचना खजाइन उल फुतूह में वर्णित है। याद रखिएगा, यह अमीर खुसरो की रचना है। अगला देख सकते हैं, चोलों का जो राज्य किस क्षेत्र में फैला था, तो कोरोमंडल तट और दक्कन के कुछ भाग तक। तो ये स्पेशली डी हो जाएगा, तमिलनाडु वाला एरिया। यहाँ देख सकते हैं, स्पेशली चोलों के विषय में प्रथम जानकारी पाणिनिकृत अष्टाध्यायी से प्राप्त होती है। इस विषय में जानकारी के अन्य स्रोत कात्यायन, कृतवर्ती का महाभारत, संगम साहित्य, पेरिप्लस ऑफ एरेथ्रियसी तथा टॉलमी का उल्लेख आदि है। चोल राज्य संपूर्ण दक्षिण भारत यानी आधुनिक कावेरी नदी घाटी, कोरोमंडल, तिरुचिरापल्ली, तंजौर आदि क्षेत्र तक फैला हुआ था। चोल जो राजा अपने उत्तराधिकारियों का चुनाव अपने शासनकाल में ही कर लेते थे। युवराज शासक राजाओं के अभिलेखों का प्रकाशन कराते थे तथा राजज्ञाओं का जो पालन करवाने में नौकरशाहियों का मार्गदर्शन करते थे। चोल राजाओं के स्नानागार तथा भोजनालय का प्रबंध जो वो स्त्री पुरुष समान रूप से देखते थे। चोलों की प्रथम राजधानी उत्तरी मनलूर थी। कालांतर में उरयू तथा तंजावुर यानी तंजौर राजधानियां बनी। यहाँ देख सकते हैं कि निम्नलिखित राजवंशों में से किसके शासक अपने शासन काल में ही अपना उत्तराधिकारी घोषित कर देते थे, तो चोल हो जाएंगे। स्पेशली बी जो है वो राइट हो जाएगा। अगला देख सकते हैं, चोल राजाओं के स्नानागार एवं भोजनालय का प्रबंध कौन देखता था, तो स्त्री तथा पुरुष बोथ देखते थे, तो सी राइट हो जाएगा। अगला देख सकते हैं, चोलों के अधीन जो है वो ग्राम प्रशासन के बहुत से ब्यौरे जिन शिलालेखों में है वे कहाँ है, तो उत्तर मेरूर में देखने को मिलेंगे। तो स्पेशली ग्राम प्रशासन के बारे में डी राइट हो जाएगा। देख सकते हैं, चोल साम्राज्य आपका सम्राट परांतक के शासन के 12वें और 14वें वर्ष में प्रसिद्ध उत्तर मेरूर अभिलेखों से चोलकालीन स्थानीय स्वशासन एवं ग्राम प्रशासन का समग्र चित्र उपलब्ध होता है। स्थानीय एवं ग्राम प्रशासन प्रणाली चोल यानी द्रविड़ व्यवस्था की सब प्रमुख विशिष्टता है और चोल अभिलेख में मुख्यतः 3 जेवो प्रकार की ग्राम सभाओं का उल्लेख किया गया। उर है सभा या महासभा हो जाएगा, नगरम हो जाएगा। चोल काल में ग्राम सभा से संबंधित प्रमुख कार्य और कार्य समितियों के माध्यम से होता था, जिसे वारियम कहा जाता था, जिससे आपका तोट वारियम उद्यान प्रशासन का कार्य देखती थी। इसमें जो कुल 12 सदस्य होते थे। अगला देख सकते हैं यहाँ पे कि कौन सी मध्यकालीन भारतीय साम्राज्य व्यापक स्तर पर स्थानीय स्वशासन के लिए प्रसिद्ध था, तो चोल हो जाएंगे। तो स्पेशली बी राइट हो जाएगा। अगला देख सकते हैं कि गांवों के शासन को स्वायत्त शासी पंचायतों के शासन से संचालित करने की व्यवस्था का सूत्रपात किसने किया था, मौर्यों ने किया था, तो डी जो है वो राइट हो जाएगा। अगला देख सकते हैं यहाँ पे कि निम्नलिखित में से किसे जो है वो चोल साम्राज्य में गांव की सभा का नाम दिया गया था, तो ये आपका सभा और उर हो जाएंगे। तो डी और सी बोथ जो है वो ऑप्शन राइट हो जाएगा। यहाँ से देख सकते हैं, चोल शासकों का शासनकाल निम्नलिखित में से कौन सा वारियम उद्यान प्रशासन का कार्य देखता था, तो तोटी वारियम हो जाएंगे। तो सी जो है वो राइट हो जाएगा। अगला देख सकते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा जो है वो प्राचीन भारत में व्यापारियों का निगम था, तो मणिग्रामम हो जाएंगे। तो दैट इज़ डी राइट हो जाएगा। आंतरिक व्यापार के साथ साथ जो वो दक्षिण भारत का बाह्य व्यापार भी काफ़ी विकसित हुआ। दक्षिण भारत में व्यापारियों के निगम होते थे। व्यापारियों के स्थानीय संगठनों को संज्ञा आपका नगरम था, यानी संगठनों की संज्ञा नगरम थी। इस प्रकार के संगठन कांची और मामल्लपुरम में विद्यमान थे। व्यापारिक संगठन राजनीतिक गतिविधियों से उदासीन होकर के अपना सारा समय व्यापार में ही लगाते थे। लेखों से हमें ज्ञात होता है कि मणिग्रामम, नानादेशी, वलंजियर, इदमे और तेलिन आदि जो वो व्यापारिक संगठन थे। इनमें सबसे महत्वपूर्ण नानादेशी नामक संगठन था, जिसे अइवोलोपुर के 500 स्वामियों की नाम से जाना जाता था। नानादेशी विदेशी व्यापार से संबंधित संस्था थी। यहाँ देख सकते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सी संस्था विदेशी व्यापार से संबंधित थी, तो नानादेशी थी। सी जो है वो राइट हो जाएगा। अगला देख सकते हैं,
अगला देख सकते हैं दक्षिण भारत की वाणी के श्रेणियों के बारे में निम्नलिखित तथ्यों पर विचार कीजिए। अय्यावोले जेवो वाणी की श्रेणी मूलतः ऐहोल में आपका स्थापित हुई थी, तो फर्स्ट बिल्कुल राइट है। अगला है कि 13वीं शताब्दी में अज्जू वनम वणिक श्रेणी के अधीनस्थ मणिग्रामम वणिक श्रेणी बनाई गई थी, तो सेकंड राइट नहीं है, फर्स्ट बिल्कुल जो वो राइट ऑप्शन हो जाएगा। देख सकते हैं एक प्रकार के शिल्प या व्यवसाय का अनुसरण करने वालों के समूह को श्रेणी की संज्ञा दी जाती है। श्रेणियों के उदय का एक कारण डाकुओं से सुरक्षा था। प्राचीन समय में व्यापारिक मार्ग असुरक्षित थे, अतः उन्होंने अपने स्वार्थ यानी कारमा बनाए। इसके अध्यक्ष को सातवां कहा जाता था। व्यापारियों को सुरक्षा प्रदान करने के साथ साथ श्रेणियाँ उनके सामाजिक एवं सांस्कृतिक उन्नयन का भी पूरा ध्यान रखती थी। श्रेणियों द्वारा धार्मिक तथा लोक कल्याण के कार्य भी किए जाते थे। अर्थशास्त्र में श्रेणी बल का जैव उल्लेख मिलता है। यह रक्षा तथा आक्रमण दोनों कार्यों के लिए होती थी। दक्षिण के लेखों और साहित्य में नाना देशी नगरम आदि श्रेणियों का उल्लेख मिलता है। अंजुवनम नामक जैव श्रेणी मध्यकाल में दक्षिण भारत में सक्रिय विदेशी व्यापारी का समूह है, जो मणिग्रामम श्रेणी तथा अय्यावोले नामक भारतीय श्रेणी के साथ व्यापारिक जैव उन्नति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अंजुवनम केरल एवं जैव भारतीय तटीय इलाकों में ही सक्रिय थे। अय्यावोले श्रेणी मूलतः जैव ऐहोल यानी बादामी के चालुक्यों के समय का शहर में स्थापित हुई थी। 13वीं शताब्दी में मणिग्रामम व्यापारिक जैव श्रेणी अय्यावोले वणिक श्रेणी में सम्मिलित हो गई थी। चोल शासकों ने व्यापारिक उन्नति के लिए जैवोतीन में चीन में व्यापारिक प्रतिनिधि मंडल भेजा था। सर्वप्रथम राजराज प्रथम ने एक व्यापारिक मंडल चीन भेजा था। इनके जैव बाद राजेंद्र प्रथम और कुलोत्तुंग प्रथम ने भी व्यापारिक प्रतिनिधि मंडल चीन भेजा। कुलोत्तुंग प्रथम ने 1077 ईस्वी में 72 व्यापारियों का शिष्टमंडल चीन भेजा था। अगला देख सकते हैं कि 21 चोल शासक के शासनकाल में प्रथम व्यापारिक प्रतिनिधि मंडल चीन भेजा गया था, तो ये आपके राजराज हो जाएंगे, तो बी जे वो राइट हो जाएगा। अगला देख सकते हैं कि 72 व्यापारी चीन में किसके कार्यकाल में भेजे गए थे, तो कुलोत्तुंग प्रथम हो जाएंगे, ये जो है वो राइट हो जाएगा। अगला देख सकते हैं चोल राजवंश द्वारा निर्मित आपका जो है वो बृहदेश्वर मंदिर में शिव का कौन सा रूप सर्वाधिक विशिष्ट है, तो तिरु जो है वो पुरांतक हो जाएगा। त्रिपुरांतक आपका जो है वो डी राइट हो जाएगा। देख सकते हैं चोल राजवंश में राजराज प्रथम द्वारा निर्मित तंजौर के बृहदेश्वर मंदिर को द्रविड़ शिल्पकला की सर्वोत्तम कृति माना जाता है। बृहदेश्वर मंदिर में शिव का त्रिपुरांतक रूप सर्वाधिक विशिष्ट माना जाता है। इस मंदिर में शिव के अन्य रूपों यानी वीरभद्र, कलांतक, अर्धनारीश्वर और अलिंगना आदि को भी बनाया गया है। मंदिर की दीवारों पर हरिहर, अदावलन और गंगाधारा और योग दक्षिण मूर्ति के रूप में शिव आदि भित्ति चित्रों को बनाया गया है। यानी 1931 में एस.के. गोविंद स्वामी द्वारा खोजा गया था। चोलों ने तंजौर, कोंडचोलपुरम और चिदम्बरम में मंदिर का निर्माण करवाया था और नानेघाट से चोलों का कोई भी जैव शिव मंदिर प्राप्त नहीं होता है। अगला देख सकते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सी महत्वपूर्ण आरंभिक चोलकालीन चित्रकला है जिसकी खोज वर्ष 1931 में बृहदेश्वर मंदिर तंजावुर में की गई थी, तो यहाँ पे योग दक्षिण मूर्ति के रूप में शिव हो जाएंगे, तो बीजे वो राइट हो जाएंगे। यहाँ पे देख सकते हैं निम्नलिखित मंदिरों में से किस एक का संबंध चोलों से है, यहाँ पे देख सकते हैं, तो तंजौर का बृहदेश्वर मंदिर हो जाएगा, तो डी जो है वो राइट हो जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं कि निम्नलिखित में से जो है वो कौन सा एक चोल राजाओं द्वारा बनाया गया मंदिर था, बृहदेश्वर मंदिर तंजावुर का हो जाएगा, तो ए जो है वो राइट हो जाएगा। अगला देख सकते हैं निम्नलिखित में से जो है वो किस स्थान पर चोल शासकों के संरक्षण में शिव मंदिर का निर्माण नहीं किया गया था, तो नानेघाट हो जाएंगे, तो डी जो वो राइट हो जाएगा।
यहाँ देख सकते हैं अगला, चोल काल में निर्मित नटराज की काष्ठ प्रतिमा में देवाकृति प्रायः चतुर्मुख है, सीजे वो राइट हो जाएगा। यहाँ देख सकते हैं स्थापत्य कला के साथ साथ दक्षिण कला के क्षेत्र में भी चोल शासकों या कलाकारों ने सफलता प्राप्त की। उन्होंने पत्थर तथा धातु की अल्पसंख्यक मूर्तियों का निर्माण किया। उनके द्वारा निर्मित मूर्तियों में देवी देवताओं की मूर्तियाँ ही अधिक है। धातु मूर्तियों में कांस्य मूर्तियों का निर्माण अधिक हुआ। इसमें जो है वो सर्वाधिक सुंदर मूर्तियाँ नटराज यानी शिव की कांस्य मूर्तियाँ हैं, जो बहुत जो है वो बड़ी संख्या में मिलती हैं, जो प्राय चतुर्मुख है और इसे जो है वो विश्व में श्रेष्ठतम प्रतिमा रचना माना जाता है। नटराज जो है वो प्रतिमा में शिव की उनकी दाहिनी टांग से संतुलित रूप से खड़े हुए और उसी टांग के पंजे से अज्ञान एवं विस्मृति के दैत्य अपस्मार को दबाते हुए भी दिखाया गया है। इस प्रतिमा में शिव जो है वो भुजंग त्रासित की स्थिति में अपनी बाईं जो है टांगें उठाए हुए हैं, जो तिरुभाव अर्थात भक्त के मन से माया या भ्रम का पर्दा हटा देने का संकेत है। शिव की चारों भुजाएं बाहर की ओर फैली हुई हैं और मुख्य दायां भाग जो है अभय हस्त की मुद्रा में उठा हुआ है। उनके जो वो ऊपरी दाएं हाथ में डमरू यानी प्रिय वाद्य यंत्र है, जिसे तालबद्ध ध्वनि उत्पन्न करते हुए दिखाया गया है। इस प्रकार चोल जो मूर्तियाँ मुख्यतः आपका जो वो वास्तुकला की सहायक थी। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे स्पेशली कंसीडर करना फॉलोइंग स्टेटमेंट टू रेफरेंस टू द नटराज ब्रॉन्ज जो स्कल्पचर ऑफ चोला पीरियड से संबंधित है। तो स्पेशली शिव को जो है उनके दाहिनी तौर पे संतुलित रूप से खड़े हुए दिखाया गया है, जो तिरुभाव को गोथक है। तो ये स्पेशली फर्स्ट राइट नहीं है, बाएं पैर है ना। यहाँ देख सकते हैं सेकेंड ऑप्शन में कि शिव को उनके बाएं पैर उठाए हुए यहाँ पे भुजंग त्रासित की स्थिति में दिखाया गया, बिल्कुल राइट है। जो भक्त के मन से माया यानी भ्रम हटा देने का घोतक है यानी इंडिकेशन है, सेकेंड राइट है। मुख्य दाहिना हाथ जो है डमरू पकड़े हुए है, जो शिव का प्रिय वाद्य है, तो सेकेंड एंड थर्ड राइट हो जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं सी जो वो बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगला देख सकते हैं निम्नलिखित में से जो वो किसी को दक्षिण भारत के विशेषकर चोल युग के स्थापत्य की जो विश्व में श्रेष्ठतम प्रतिमा रचना माना जाता है, तो नटराज की हो जाएगी, बी जो है वो राइट हो जाएगा। यहाँ देख सकते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा एक जो वो काकतीय राज्य में अति महत्वपूर्ण समुद्र पतन था, तो आपका मोरपल्ली हो जाएंगे, तो स्पेशली काकतीय राज्य में बी राइट हो जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं आंध्र प्रदेश के कृष्णा जिले में स्थित मोरपल्ली काकतीय राज्य का महत्वपूर्ण व्यापारिक समुद्री पतन था, जिसकी जो समृद्धि और महत्व का उल्लेख इटली के यात्री मार्को पोलो ने भी आपका किया है। यहाँ से प्राप्त गजपति शासकों के शिलालेखों में इस जो वो पतन से आयात निर्यात किए जाने वाले वस्तुओं की सूची प्राप्त होती है। अगला देख सकते हैं यहाँ पे कि भारत के जो वो नए संसद भवन में प्रतिस्थापित किए गए सेंगोल को अतीत के किस साम्राज्य में सेवा, कर्तव्य और राष्ट्र के पथ के प्रतीक के रूप में देखा जाता था, तो चोला डायनेस्टी हो जाएगा। एक देखे होंगे आप लोग जो है वो इस तरह का छड़ी होता है, ठीक है, इस तरह का, तो यहाँ पे देख लीजिएगा डी जे वो बिल्कुल राइट हो जाएगा। यहाँ देख सकते हैं सेंगोल आपका स्वर्ण परत से युक्त एक राजदंड है। यह चोल साम्राज्य में सेवा, कर्तव्य और राष्ट्र के पते के प्रतीक के रूप में देखा जाता था। एक चीज़ बताना है, आप देखे होंगे जब संसद भवन बन रहा था ना, तो उसमें बहुत सारा वीडियो वायरल हुआ था। तो सेंगोल का जो है वो नए संसद भवन में प्रतिस्थापित किया गया है और 1947 में सेंगोल को तमिलनाडु के अधीनम यानी पुजारी ने पंडित जवाहरलाल नेहरू को सौंपा था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस सेंगोल को लोकसभा में अध्यक्ष के आसन के पास स्थापित करवाया है। यहाँ पे देख सकते हैं स्पेशली जो वो प्रारंभिक मध्यकालीन भारत में मणिग्रामम और नानादेशी क्या थी, तो भारतीय व्यापारियों के संघ थे यानी गिल्ड होते थे, स्पेशली सी राइट हो जाएगा। मणिग्रामम स्पेशली नानादेशी मध्यकालीन भारतीय व्यापारियों का संघ था।
यह मुख्य रूप से दक्षिण भारत में सक्रिय यात्रा करने वाले जातीय भारतीयों व्यापारियों द्वारा आयोजित किया जाता था। यहाँ पे देख सकते हैं कि दक्षिण भारत में निम्न में से जो कौन सा आपका शब्द वनिक ग्रामों हेतु प्रयुक्त हुआ है, तो नगरम हो जाएंगे, तो दैट इज डी राइट हो जाएगा। देख सकते हैं दक्षिण भारत में ग्रामों के 3 श्रेणियों का पता चलता है। उर है, महासभा और नगरम है। इसमें उर साधारण करदाताओं का ग्राम था, महासभा या सभा जो वो ब्राह्मणों का सभा था, और नगरम जो है वो व्यापारी और वणिक ग्रामों को कहा जाता था। तो साधारण ब्राह्मण और आपका जो है वो व्यापारी और वणिक ग्राम को हो जाएंगे। अगला देख सकते हैं नागपट्टनम बौद्ध विहार किसके द्वारा स्थापित किया गया था, तो श्री विजय के द्वारा किया गया था। ये जो है वो राइट हो जाएगा। देख सकते हैं चोल शासक आपका राजेंद्र प्रथम द्वारा पराजित श्री विजय के शैलेंद्र शासक विजय तुंग वर्मन ने नागपट्टनम में एक बौद्ध विहार की स्थापना की अनुमति मांगी और एक बौद्ध विहार स्थापित किया। यह अनुमति उसे राजराज ने दी थी और कुलोत्तुंग प्रथम ने नागपट्टनम के विहार को कई जैवो गांवों की आय प्रदान की थी। अगले टॉपिक में गुप्त काल और वाकाटक वंश को देखेंगे डियर। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। खुद का ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए। टेक केयर डियर।